जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम। जी हां, ऐसा हुआ है झुंझुनू के भगवान दास खैतान अस्पताल में, जहां रोहिताश नाम के एक मरीज को इलाज के लिए लाया गया। डॉक्टरों ने उसे देखकर मृत घोषित कर दिया और उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। डेड बॉडी को डीप फ्रीजर में भी रखवा दिया गया। डेड बॉडी को जब अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो चिता पर लेटा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया, उसकी सांसें चलने लगी। इसके बाद आनंद फानन में उसे वहीं इलाज के लिए लाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। हालांकि बेहतर इलाज के लिए उसे जयपुर बाद में भेजा गया, जहां बाद में उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी खबर डीग से, जहां एक निजी अस्पताल में महिला की सर्जरी एक स्टाफ ने कर दी, जिससे गर्भवती महिला और नवजात बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। जब हंगामा हुआ तो स्टाफ फरार हो गया। सवाल है कि आखिर ऐसी लापरवाही हो कैसे रही है, आखिर क्यों सिस्टम का विसर्जन किया जा रहा है। चर्चा इसी विषय पर करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए हमको समझाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर झुंझुनू से, एक तस्वीर डीग से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ एक गर्भवती महिला की सर्जरी कर दी गई जिसमें माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई, और दूसरी ओर झुंझुनू में एक जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम तक कर दिया गया। बड़ी हैरान कर देने वाली खबर है। दोनों ही खबर जिला अस्पताल से हैं, दोनों अलग अलग ज़िलों की। और पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो स्वास्थ्य विभाग है, वो इस पर क्या रिस्पांस दे रहा है, कितना सजग है, कितना गंभीर है, इसको लेकर के कई सवाल। अब कुछ इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं जिसके ज़रिए आपका ये पूरा विषय आपके समझ में आएगा। आप देखिए, जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम कर दिया गया। क्या है पूरा मामला, जरा समझते हैं। ग्राफिक्स दिखाइए। इलाज के लिए मरीज अस्पताल पहुंचा, झुंझुनू के बीकेडी अस्पताल में लाया गया उसको। उसके बाद डॉक्टरों ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम कराकर डीप फ्रीजर में भी रखवा दिया गया था मरीज को। बड़ी हैरानी की बात है। दाह संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया। चिता पर लिटाया तो सांसें चलने लगी। तो जिंदा का पोस्टमार्टम हो रहा है। पूरा मामला हमने आपको बताया किस तरीके से, क्या ये पूरा प्रकरण हुआ, क्या घटना घटी। इलाज के लिए मरीज को अस्पताल लेकर आए, वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया। बाद में डीप फ्रीजर में बॉडी रखवा दी गई, पोस्टमार्टम करवाया गया, और जब दाह संस्कार के लिए शमशान घाट लेके गए तब वहाँ व्यक्ति को होश आ गया, व्यक्ति की सांसें चलने लगी। हालांकि बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कितनी लापरवाही के साथ डॉक्टर्स देख रहे हैं मरीजों को, कितना गंभीर उनकी नज़रों में ये विषय है। तो जब चिता पर लिटाया गया तो व्यक्ति की सांसें चलने लगी। उससे पहले पोस्टमार्टम तक व्यक्ति का कर दिया गया था। निजी अस्पताल में स्टाफ ने दूसरी जगह सर्जरी कर दी। स्टाफ ने खुद को MBBS तक बता दिया। डी की खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां माँ बच्चे की मृत्यु हो गई। नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर भर्ती किया गया और ऑपरेशन सर्जरी कर दी गई। तो फिर ऐसी गड़बड़ी हो गई उसमें, और दोनों ही यानी माँ और बच्चे प्रसूता की मृत्यु हो गई। स्टाफ ने गर्भवती महिला का ऑपरेशन किया, और वो भी एक अनक्वालिफाइड स्टाफ ने। सर्जरी के बाद महिला बच्चे की मृत्यु हो गई है। अब इससे दो बड़ी घटनाएं हमने आपको बताई हैं। दोनों बड़ी घटनाओं से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अर्चना धवन बजाज होंगी, सदस्य इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। स्वागत है मैम आपका। बरखा त्रेहान होंगी, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर सैयद शाकिब होंगे, सीनियर फिजिशियन है आप, बहुत स्वागत सर आपका भी। डॉक्टर LK शर्मा होंगे, पूर्व PMO हैं BDK अस्पताल झुंझुनू के। फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम लोग जुड़ते हैं। डॉक्टर अर्चना धवन जी जुड़ रही हैं और बरखा त्रेहान जी जुड़ रही हैं हमारे साथ। बरखा त्रेहान से हम लोग सवाल का शुरुआत करते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं आप मैम, ये आपको लगता है कि एक बड़ा विषय ये अपने आप में हो जाता है मानवाधिकारों से संबंधित, कि किस तरीके से एक व्यक्ति, सामान्य जनमानस डॉक्टर्स का रुख करता है, अस्पतालों का रुख करता है, ये जानने, ये अपने स्वास्थ्य को लेकर के, और फिर वहाँ जो उसके हिमायती हैं वो भरोसा भी रखते हैं डॉक्टर्स पर, अस्पतालों पर, और फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं जहाँ जिंदा व्यक्ति का पोस्टमार्टम करने की बात आ रही है। जी बहुत ही दुखद है, और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम कितने ट्रस्ट के साथ, कितनी उम्मीदें से बांध करके एक अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, और वहां जो ये लापरवाही होती है, इस तरीके की लापरवाही, जो दो घटनाएं आपने बताई, दिल दहलाने वाली। इस लापरवाही को लेकर के डॉक्टर्स को आज पहली बार नहीं, हजारों बार कटघरे में खड़ा किया गया है, लेकिन आज भी ये लापरवाहियां रुकी नहीं है। ये अड्डे बन चुके हैं जहां पर लापरवाही करो, लीपापोती करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मरीज की जान की कीमत नहीं है। पैसे आने, सिर्फ पैसे का ही इनके उधर बिजनेस एक चलता है कि पैसों का लेन देन हो। अगर पैसों में कोई कमी हो जाए तो लाश नहीं देते। अनगिनत प्रॉब्लम्स पेशेंट्स फेस करते हैं, लेकिन यहां तो
आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया। वो अपराध ये है कि जीवित इंसान को आपने मृत घोषित कर दिया। दूसरी ओर एक महिला और बच्चे की जान चली गई। वैसे तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एवरी ह्यूमन लाइफ इज इंपॉर्टेंट। जब ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है तो आप 21वीं सदी में इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं, और इसकी खमियाजा कौन भुगतेगा? अगर आप बोलिए कि क्या उन लोगों की जिनकी मौत हो गई उन्हें हम वापस ला सकते हैं? कतई नहीं। मान लीजिए ये बहुत बड़े केसेस फाइट करें, पहली बात तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। एक दिन हम आप डिस्कशन करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहूंगी, अगर मान भी लीजिए कि ये केस बहुत हाईलाइट हो जाता है, तो भी क्या होगा? कॉम्पनसेशन की लड़ाई इतनी लंबी होगी कि ये दम तोड़ देंगे, इनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। तीसरी बात, अगर कोई कॉम्पनसेशन मिल भी जाता है तो जो मृत इंसान है क्या वो वापस आ सकता है? कतई नहीं आ सकता। तो ये बड़ी जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है पूरे। मैं तो कहूंगी कि ये जितने हॉस्पिटल्स हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इन्होंने खोल रखे होते हैं, और वहां पर जो भी जाता है इस उम्मीद से जाता है कि यहां पे सच, उसे पेशेंट को सच की राह पर ट्रीट किया जाएगा। एक जब पेशेंट, एक पूरा परिवार एक ट्रस्ट के साथ जाता है, उन्हें लगता है कि उनका पेशेंट ठीक होगा। और अगर आप ऐसी लापरवाही करते हैं जहां उनका पेशेंट मर जाता है, फिर जब ये लोग तोड़फोड़ करते हैं तो डॉक्टर्स बहुत बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। मैं मानती हूं कि डॉक्टर्स की सेफ्टी बहुत जरूरी है, लेकिन ये बताइए, डॉक्टर की लापरवाही जो कि अभी सामने आ रही है इस केस में, मैं पर्टिकुलरली इस केस की बात कर रही हूं, जहां की इंसान जब मरा ही नहीं था, झुंझुनू का जो केस आपने बताया, तो जब मरा ही नहीं था तो उसको आपने डीप फ्रीजर में डाल दीजिए। सोचिए, डीप फ्रीजर में जाने के बाद हो सकता है उसकी कंडीशन और डिटोरिएट हो गई हो। उसके बाद आपने उसे जयपुर रेफर किया, ये दिखाता है कि किस जहां पे तरह कितने गंभीर वहाँ के स्टाफ रहा इस पूरी सिचुएशन को लेकर के। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और बिल्कुल। सीधे तौर पर ये मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। डॉक्टर अर्चना धवन जी भी हमारे साथ हैं, आप सदस्य हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। मैम, इस पूरी घटना को लेकर के क्या आईएमए ने भी संज्ञान लिया है? डेफिनेटली सारी मेडिकल एसोसिएशंस ने ऑब्वियसली इसके लिए संज्ञान लिया है, और ये बहुत दुखद घटना है। ऐसा मॉडर्न मेडिकल फ्रेटर्निटी और मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। पर इसी के साथ में दो चीजें ऐड करना चाहती हूँ। एक, लापरवाही के साथ साथ कुछ अनयूजुअल मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें क्लिनिकल डेथ हो गई होती है, बायोलॉजिकल डेथ नहीं हुई होती। एडिक्वेट सीपीआर के बाद भी डिलेड रिस्पॉन्स और रिवाइवल टू लाइफ डॉक्यूमेंटेड है, और ये चीजें होती हैं लजारस सिंड्रोम में, जिसके चलते यू मे इमेजिन दैट अ पर्सन इज डेड, पर कई सारे घंटों के बाद वो रिवाइव हुआ। ये बहुत अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं, अनयूजुअल हालात में होते हैं, और हाइपोथर्मिया इंड्यूस करता है कई रेयरेस्ट ऑफ रेयर ओकेजन्स में। जैसे आपने डीप फ्रीज किया बॉडी को, उससे सर्कुलेशन में चेंजेस आए और उसके चलते रिवाइवल हुआ, या जैसे भी ये घटना घटी। ऑफ कोर्स इसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता, पर इसके साथ ये भी कहना जरूरी है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देयर इज द इशू ऑफ फाइनेंसेस। जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिन मेरे से पहले, जिन्होंने कहा कि फाइनेंसेस आर द ओनली ऑब्जेक्टिव, ये बड़ी ब्लैंकेट स्टेटमेंट है और बड़ी एक मैं कहूंगी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए गलत स्टेटमेंट है। इंसान की जान अभी भी हमारे लिए पैरामाउंट है। एक वन ऑफ इवेंट हुआ, ये बहुत बुरा है, इंसान की जान से ऊपर कुछ नहीं है, पर एकदम से मेडिकल फ्रेटर्निटी को इस तरह से ब्लैंकेट पेंट कर देना विद अ डार्क ब्रश साउंड्स वेरी डिप्लोरेबल। एट द सेम टाइम जो हुआ उसको एंडोर्स करने का कोई विकल्प नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, इसके ऊपर पूरी डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। बहुत वरीसम है टू मी एज एम हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये जानना कि किसी लाइव व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो गया। अगर पोस्टमार्टम की डिटेल में जाएंगे तो उसमें बॉडी को कई हिस्सों से डायसेक्ट किया जाता है।
आप एक जीवित व्यक्ति को डायसेक्ट कर ही नहीं सकते। फिर इसमें एक इसके और बड़ी ऊपर खबर सवाल मैम डीक सबसे से भी बड़ा आई, एक डीक से भी खबर आई जिसमें एक गर्भवती महिला का एक ऐसे स्टाफ ने ऑपरेशन सर्जरी कर दी जो कि खुद को एमबीबीएस बता करके उन्होंने सर्जरी करी और वो एमबीबीएस थे भी नहीं। तो अब घटना सिर्फ ये जो घटी डीग में, जिसमें एक गर्भवती महिला की सर्जरी कर दी गई एक ऐसे अनक्वालिफाइड स्टाफ द्वारा, सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि वो स्टाफ के अंदर इतना भरोसा उसको कि हाँ हाँ मैं तो कर दूंगा, मैं तो कर दूंगी, या वो अगर लेडी स्टाफ रही होंगी, ये जो माहौल होता है कि हाँ हाँ मैं तो कर दूंगा जी, हाँ हाँ भाई साहब से करवा लीजिए जी, तो ये जो माहौल है मैम, ये तभी क्रिएट होता है जब जो पूरा सिस्टम है वो बहुत कैजुअल रहता है चीज़ों के प्रति। तो इसलिए ये सवाल खड़ा होना लाजमी। और फिर इसको फॉलोअप कौन लेगा? इसको फॉलोअप तो मैम वही लोग लेंगे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं। तो इसलिए पूरे स्वास्थ्य विभाग को इसमें कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी शायद ये चीज़ों का जवाब निकल के आएगा। डॉक्टर सैयद शाकिब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर फिजिशियन है आप। मैं फिर लौटूंगा, फिर आऊंगा आपके पास मैम। डॉक्टर सैयद शाकिब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर फिजिशियन के नाते से। सर, इस तरह के तमाम चीज़ें बहुत रेयरली हालांकि सामने आती है। हमारी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है बहुत मजबूती के साथ काम करती है और कम रिसोर्सेज के अंदर बेहतर आउटपुट देने का एक इतिहास हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का रहा है। लेकिन फिर भी जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो इसमें किसको दोषी माना जाए? इसमें क्या वहाँ मौजूद जो इंचार्ज हैं, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं, क्या वो दोषी हैं, या वहाँ की जो CMO से संबंधित जो टीम है जिनको भाई ये फॉलोअप लेते रहना चाहिए, चेक्स लेते रहने चाहिए बीच बीच में कि कौन क्वालिफाइड आदमी काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति आ गया है? तो ये किसकी गलती इसमें मानी किसकी जाएगी? देखिए सर, इसमें जो अभी झुंझुनू में जो एक इंसिडेंस हुआ है, इसको अगर हम देखें बहुत ही ब्रॉड वे में, तो हम सबसे पहले जाएंगे WHO की जो गाइडलाइंस है, उसमें जो किसी को डेड डिक्लेयर करने के जो पैरामीटर्स हैं, हमें पहले उस पैरामीटर्स पे जाना चाहिए। किसी आदमी को अगर हम हॉस्पिटल में डेड डिक्लेयर करते हैं तो उसमें उसको बाकायदा एग्जामिन किया जाता है, उसमें उसकी प्यूपिल्स के रिएक्शंस देखे जाते हैं बायलैटरली, उसमें ये देखा जाता है कि उसकी ECG में स्ट्रेट लाइन है या नहीं, और इरिवर्सिबल रेस्पिरेशन है या नहीं है। अगर ये सारे पैरामीटर्स ऐसे आ रहे हैं जो डेड डिक्लेरेशन के लिए सफिशिएंट हैं, तो उसको डेड डिक्लेयर किया जाता है। और ये WHO की गाइडलाइन है जो इंटरनेशनली फॉलो होती है। लेकिन कहीं पर कोई बाई चांस कोई इस तरह की मिस्टेक हो जाए कि कोई किसी को जल्दी में डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद उसमें कोई रेस्पिरेटरी इफर्ट आ गया, ये बिल्कुल जांच का विषय होता है। और इसमें जो हमारी जो क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव टीम होती है हॉस्पिटल की, ये उसको इस चीज को बिल्कुल देखना चाहिए कि क्या हुआ वहां पर। झुंझुनू के मामले में तो मैं नहीं कह सकता कि वहां पे क्या हुआ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐसा नहीं कि तमाम हॉस्पिटल, तमाम डॉक्टर्स, तमाम जो हेल्थ के इंस्टीट्यूट हैं और ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इसी तरह काम कर रहे हैं, इसी गैर जिम्मेदारी से, और इसी तरह लोग जो है ठीक हो रहे हैं। लोगों की हेल्थ को हम जो डॉक्टर्स केयर कर रहे हैं वो ऐसे ही हो रहा है। ये एक बड़ा थैंक्सलेस स्टेटमेंट है, जिससे मैं और एटलीस्ट हमारी जो दूसरी कंटेस्टेंट्स हैं वो बिल्कुल इससे एग्रीड नहीं है। मैं ये जरूर कहता हूँ कि कहीं कहीं लापरवाही होती है, इसीलिए तमाम चीजों के लिए मेडिकल में एक चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं कि आप जब जब कोई चीजें इस तरह की कर रहे होते हैं, इवन मैं आपको बताऊं, कोई सर्जरी होती है तो उसमें बाकायदा एक चेकलिस्ट लगी होती है कि आप ये चीजें जब क्लियर होंगी तभी आप उस पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं। जब कोई पेशेंट इंजर्ड होकर आता है तो ये एक ऑर्डर वाइज एक सीक्वेंस होता है कि ये चीजें आपको करना है, वो जो WHO की गाइडलाइन के तहत होता है। तो ऐसा एकदम सडनली कह देना कि ऐसा हुआ और इसलिए वो अच्छा पेशेंट जो है वहां पर चिता पे ले जाया गया और उसमें उसके बाद वो जिंदा हो गया, ये और पोस्टमार्टम हुआ, ये हम इसको मेडिकली बिल्कुल सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं। इसमें प्रॉपरली अगर जांच हो, उसमें सारे फैक्टर्स सामने आए, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये डॉक्टर्स की गलती है या उन्होंने ऐसा कुछ किया था जो निगलेक्ट हो गया। लेकिन कई बार देखिए, जब चिता पे कोई पेशेंट को किसी को भी रखा जाता है तो उसमें एक मस्कुलर रिएक्शन होता है जिससे हाथ पैर कुछ हिल जाते हैं। ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सांस लेने लगे, वो जिंदा हो जाए, वो उठ के बैठ जाए, वो बोलने लगे। ऐसा पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि जिससे ये सब चीजें हों। अब कहीं कहीं मिस्टेक्स जो होती हैं उनमें जो हमारी क्लिनिकल टीम है,
जो हमारी मेडिकल टीम है, जो हमारी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, वो इन सब चीजों को एग्जामिन करे, उसको डायग्नोज करे कि क्या था वहाँ पे इशू। ये एक इशू वहाँ का है। ये लेकिन बहुत जरूरी है, ऐसा ये बहुत जी। बोलना कि नहीं, डॉक्टर्स की जो हमारी कम्युनिटी है वो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है और सब लोग फेक कर रहे हैं, सब लोग पैसे के लिए कर रहे हैं, आई नेवर एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट। नहीं, नोबडी एग्रीज टू इट सर, नोबडी, ने किस तरह काम कोई भी किया, इस चीज को बड़ा, कोई भी इस सर चीज को, एक्सक्यूज मी, कोई भी इस चीज आप को, आप कोई भी सर इस चीज को आप सर कोविड कह में भी नहीं रहा है, देखिए कि मतलब, किस लेकिन तरह इसमें डॉक्टरों बड़ा ने विषय लोगों की सर, जिंदगी को संवारा संभाला। इसमें और सैयद आज भी साहब, डॉक्टर जो सैयद, लोग इसमें एक स्वस्थ बड़ा हैं, विषय ये आ जो जाता है, डॉक्टर साहब इसमें बड़ा विषय ये आ जाता है कि हमेशा डॉक्टर्स एक ऐसे जॉब से ताल्लुक रखते हैं कि जहां पर लोग उनको दर्जा बहुत ऊंचा दे देते हैं। कई बार एक्सपेक्टेशन इतनी ऊंची हो जाती हैं कि वहां से फिर कई बार क्रम जो है बिगड़ने लगता है। एक्सपेक्टेशन तो रखी गई है डॉक्टर के साथ कि डॉक्टर हमारा भगवान है, हिंदी पिक्चरों में तो देख के बड़े हो रहे हैं हम लोग कि डॉक्टर हमारा भगवान है, और जब फिर इस तरह की चीजें जब सामने आती है तो वहां थोड़ा सा एक क्लैश जरूर होता है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये बहुत जरूरी है कि वहां जो मौजूदा सिस्टम है, जो वहां मौजूद सिस्टम है उस पर्टिकुलर जिले में, उसको ये चेक कर लेना चाहिए क्या क्या इसमें खामियां रही हैं। और इससे पहले कि हो सकता है ये जो प्रचार है कि भाई पोस्टमार्टम ऐसे हो गया वैसे हो गया, इससे पहले कि ये चीज, ये नैरेटिव आगे बढ़े, डॉक्टर्स को अपनी एक फाइनल रिपोर्ट पूरी जांच के साथ देनी चाहिए। इसमें कुछ बरकत रेहान जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं बरकत रेहान देना चाह रही हूँ। दोनों डॉक्टर्स ने एक बहुत ही बैलेंस सा व्यू दिया, तो इसका मतलब तो शायद आज तक किसी पेशेंट, कोई मरा ही नहीं, या किसी पेशेंट के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, या किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। तो अगर ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे सकते हैं, और मैंने कहीं ये नहीं कहा कि सभी डॉक्टर्स ऐसे हैं, मैंने कहा पर्टिकुलरली, मैंने बार बार मेंशन किया था कि पर्टिकुलर इन 2 केसेस में, यहां एक केस की भी बात नहीं हो रही है, 2 केसेस की बात कर रहे हैं हम, और दोनों में नेग्लिजेंस देखी गई है। और इसकी इंक्वायरी तो जब होगी तब होगी, इन्वेस्टिगेशन तो जब होगी तब होगी, लेकिन संज्ञान तो लेना पड़ेगा, बिल्कुल संज्ञान लेना पड़ेगा। और इसमें पड़ेगी। बिल्कुल त्रिहान जी। और डॉक्टर एल के शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीडीके अस्पताल के पूर्व पीएमओ हैं झुंझुनू के ही, जहां पर ये घटना घटी है। एल के शर्मा साहब, आप तक ये पूरी खबर पहुंची होगी, क्या कुछ आप तक भी पता लग पाया, अगर आप भी बता पाएं अपने सोर्सेस से? Sir, right now I don't live in Junjunu, but I have gathered some informations. बेसिक चीजें मैंने इकट्ठी की। नंबर 1, इस पेशेंट का बैकग्राउंड के बारे में कोई भी अभी तक सवाल नहीं हुआ, कोई भी वर्णन नहीं आया। He was a case of cerebral palsy, deaf and dumb, not dependent for anything on himself. हर चीज इसको खिलाई जाती थी। ये लोग स्टिफ होते हैं, मसल स्टिफनेस होती है, टॉयलेट यूरिन सब पास करते रहते हैं, और इनकी एवरेज लाइफ सर 20 ईयर्स होती है इस तरह के पेशेंट की, और ये 27 ईयर्स तक जिया। आई मीन टू से, इन अदर वर्ड्स, ही वाज लाइक 97 ईयर्स ओल्ड, ए नॉर्मल पर्सन। आई मीन फिटनेस के हिसाब से, बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, इन लोगों के BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, ये थायराइड के ही जनरल पेशेंट होते हैं। गर्भकाल में थायराइड की कमी के कारण इस तरह की डेवलपमेंट्स हो जाते हैं सर। और मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी BMR, इनकी सारी की सारी बॉडी एक्टिविटी, हार्ट रेट, टेम्परेचर, मूवमेंट्स, सारे के सारे बड़े लो एप पे होते हैं, प्लस ये स्टिफ होते हैं और बहुत ही ऑलमोस्ट लुक लाइक डेड। नंबर 1। नंबर 2, इस केस में सर पेशेंट को लाया गया तो घर वाले ये कंफर्म करने के लाए थे कि ये जिंदा है या नहीं है। लाए तब तक ये ठीक सा था सर। पूरी टीम जो BDK हॉस्पिटल की है, इसको पिछले 10-15 साल से मिनिमम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मिनिमम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और सारा का सारे इनको अवार्ड्स और रिवार्ड्स मिले हैं। दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि BDK हॉस्पिटल का ओवर एंड ऑल एवरेज परफॉर्मेंस वेरी वेरी ऑप्टिमम रहा है। नंबर 1। अब इस इंसिडेंस के बारे में यही कहा जा सकता है सर कि इट इज इम्पॉसिबल कि इसको यूं ही सरसरी तौर से डेड डिक्लेयर कर दिया गया हो। ECG के अंदर स्ट्रेट लाइन आई थी सर, मेरे को पक्का पता है इस बात का, और प्यूपिल तो हमारा कंपाउंडर भी बता देता कि इसकी प्यूपिल डायलेट हो चुकी है। अब इसमें एक ही बात कही जा सकती है कि इसको वहां ले जाकर के डीप फ्रिज में रखा गया 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक। सर झुंझुनू लोकल में ही पुलिस वाला आने वाला था आधे घंटे के अंदर, 20 मिनट में। तो मैं ये नहीं मानता कि इसको डीप फ्रिज में रखा गया था। डीप फ्रिज के ऊपर रखा गया होगा, एज फार एज आई कैलकुलेट विद माई 50 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद मी। और अगर 2 घंटे डीप फ्रिज में रख देते ना सर, तो ये किसी हालत में दोबारा सांस ले ही नहीं सकता था, नॉर्मल आदमी मर जाता। नंबर 3, सबसे अच्छा बात मून इन डिस्गाइज क्या हुई, पुलिस से इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर पोस्टमार्टम की एक्सटेंट डिसाइड होती है। इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पुलिस एंड ऑल्दो द अटेंडेंट्स के हमारे को किस बात का शक है, शुबा है, ये केस में कोई फाउल प्ले है वगैरह वगैरह, तो डॉक्टर्स ने उसको मेटिकुलस एग्जामिनेशन किया बिना नाइफ के। ये बून इन डिस्गाइज था एक तरह से। अगर नाइफ लग जाता तो वो फिर लाइव बाहर नहीं आता सर।
और डॉक्टर्स ने अच्छी तरह एग्जामिन करके नो फाउल प्ले, नो फ्रैक्चर, नो ब्लूनेस, नो आईज प्रोट्रूडिंग, इस तरह करके उन्होंने तसल्ली कर ली कि इस पेशेंट को फाउल प्ले नहीं है, और यह करके उन्होंने एक समरी पोस्टमार्टम कर दिया विदाउट यूजिंग द नाइफ। यहीं पर उसकी गुड लक कह सकता हूं मैं कि वो एक बार फिर उसको लाइफ का चांस मिला। ये ठीक है। रहा सर। तो अब ये बहुत अच्छा एनालिसिस जो है देखिए डॉक्टर एल के शर्मा साहब ने किया है, जो तमाम दर्शक भी हमें देख रहे थे कि किस तरीके से पूरा इन्होंने बैकग्राउंड जो समझाया। अब इसके ऊपर मुझे लगता है डॉक्टर अर्चना धवन जी, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रही थी मैम, आप अपनी बात भी जोड़ सकती हैं, और तमाम जो विषय अब तक इस डिस्कशन में आए हैं अलग अलग, उसको भी आप अगर उनका भी कहें कि उनको भी जोड़ करके अपनी बात रखें। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंस होता है क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ में। क्लिनिकल डेथ के बाद रिवाइवल नोन होता है, वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस में, मगर होता है। दूसरी चीज, हमें अभी तक संज्ञान ही नहीं है पूरी तरह कि जिसको सेरेब्रल पाल्सी है उनका जो रिवाइवल एक्चुअली ऑन पायर हुआ वो रिवाइवल था नहीं था, वॉज इट जस्ट मस्कुलर ट्विचिंग या एक एबरेंट मूवमेंट थी, क्या था वो नहीं पता। जब तक हम सारी डिटेल्स में नहीं जाते, एक मेडिकल सिस्टम को या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ब्रांड करना एज इनएफिशिएंट या कैलस या कैजुअल या ये कहना कि वो ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। इसकी डिटेल्स में जाकर इसको इवैल्यूएट करना जरूरी है, और इसकी इवैल्यूएशन के बाद ही एक कंक्लूजन आ सकती है। हो सकता है पूरे सिस्टम में कहीं कोई त्रुटि रही हो, हम उस त्रुटि को एक्सेप्ट करें। आप ये कह रही हैं कि इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, हमको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, आप ठीक, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात मैम, लेकिन इसमें अर्चना मैम फिर एक बात और है, एक बात फिर मैं उस पर आपका जवाब मांग रहा हूँ कि दूसरा जो फिर मैम डीग की जो घटना हुई, डीग में एक अनक्वालिफाइड स्टाफ ने सर्जरी कर दी मैम एक गर्भवती महिला की, उसमें 2 लोगों की मृत्यु। उसी पे नेक्स्ट आने लगी थी। दैट इज समथिंग विच इज अनपार्डनेबल, वो बिल्कुल अनपार्डनेबल है। एक अनक्वालिफाइड या अंडर क्वालिफाइड, अब यदि वो कहती हैं कि वो एमबीबीएस हैं, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, तो दैट मेक्स हर एज अ पॉसिबल कैंडिडेट टू डू अ सर्जिकल ऑपरेशन, बट नॉट डेफिनेटली। पर अगर वो डॉक्टर ही नहीं है या सिर्फ स्टाफ है, तो ये डिजास्टर है और ये बहुत बड़ी गलती है, जिसके लिए कोई अपॉलॉजी, कोई सिस्टम फेलियर कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ये तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि एक अनस्क्रूपलेस इंसान ने एक अनस्क्रूपलेस एक्टिविटी करी। इसके लिए कोई कुछ कहना कि हाँ ये डेथ ऑन टेबल हो सकती है पोस्ट डिलीवरी, वो बहुत अनयूजुअल चीज नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हो जाता है। ये 2 ऐसी कंडीशंस हैं जिनको कई बार रिवाइव नहीं किया जा सकता मरीज को, और मैटरनल मोर्टेलिटी के ये किसी भी देश में सबसे बड़े कारण हैं। पर हाँ, यही अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर ये प्रोसीजर कर रहा है और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, तो ऑब्वियसली सारी कोशिश की गई उस पेशेंट को बचाने के लिए, रिवाइव करने के लिए, और वो नहीं बच पाया। वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, पर एक अनक्वालिफाइड इंसान वही काम कर रहा है, वो उसके लिए कहीं कोई अपॉलॉजी, कोई गलती एक्सेप्टेबल। उस पर भी जांच हालांकि हो रही है, जांच हो रही है, उसमें भी सामने निकल कर आएगा किन्होंने उनका इलाज किया, किन्होंने सर्जरी की और किन्होंने अनुमति दी उनको सर्जरी करवाने की। ये सब बातें निकल के आएंगी जब पुलिस जांच करेगी। लेकिन बरकत रेहान जी, इसमें एक मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो मामले होते हैं, इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके पास मानवाधिकारों के तहत क्या कुछ अधिकार हैं? जब हम मानवाधिकार की बात करें तो अधिकार क्या क्या है उसके पास? वो कहाँ जा सकता है, कहाँ अपनी बात रख सकता है? अगर उसकी सुनवाई नहीं होती है, जांच ठीक नहीं लगती उसको, वो कहाँ जाए? देखिए, सबसे एक बड़ी बात तो यहाँ पे ये आपको बता दूं कि गरीबों के कोई मानव अधिकार नहीं होते। गरीब सड़क पे रोता बिलखता मर जाता है, और ऐसी अस्पतालों में घटनाएं रोज होती हैं। आप चाहे जितना मर्जी लिपापोती कर लीजिए, मैं तो कहीं बैलेंस नहीं क्रिएट कर रही, मैं तो साफ साफ कह रही हूँ कि मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही, लेकिन जितने भी डॉक्टर्स इस पैनल में थे, सब ने अपने आप को क्लीन चिट दे दी कि डॉक्टर फेटर्निटी तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने कतई नहीं कहा कि बहुत अच्छा काम नहीं कर रही, लेकिन जो लोग मर जाते हैं, जिन परिवार के लोग मर जाते हैं, उनसे पूछिए, और ये कोई पहला किस्सा नहीं है और आगे भी होते रहेंगे। बेचारे, इनके पास कोई मानव अधिकार नहीं है। और ये अगर मान लीजिए ये कोई एक हिम्मत जुटा भी ले, लॉयर हायर करें,
कहाँ तक देते रहेंगे फीस और कहाँ तक जाते रहेंगे कोर्ट और कौन इनकी सुन रहा है। ये रोज मरते हैं, सुबह फिर सोचते हैं कि कुछ करेंगे, फिर मर जाते हैं। तो इनके लिए कोई इस देश में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। काफ़ी ये दम तोड़ते रहते हैं। ये भी एक सच्चाई है जो आपने कहा, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन ये भी सच्चाई का एक पक्ष है। एक पक्ष ये भी है कि डॉक्टर्स पर सवाल भी खड़े होते हैं, कई बार इस तरह के प्रकरण आते हैं, लेकिन उसका एक अलग पक्ष भी है, उस पर मैं जब वाइंड अप करूंगा तब बात करूंगा। लेकिन डॉक्टर सैयद शाकिब साहब, एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ, 30 सेकंड का मेरे पास समय, छोटा सा सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, जल्दी से आप जवाब दे दें कि ये जो डीक वाली जो घटना है जिसमें प्रसूता महिला की सर्जरी कर दी गई एक अंडर क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड स्टाफ के द्वारा, ये पॉसिबल कैसे हो पाया होगा? आपका अनुभव क्या कहता है, कैसे ये पॉसिबल हो पाया? क्या डॉक्टर ने अनुमति दे दी उनको या फिर उन्होंने खुद ही अपने हाथ में मोर्चा संभाल लिया? सर, अगर कोई भी हॉस्पिटल के कैंपस में, हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में, हॉस्पिटल के ओटी में, हॉस्पिटल के वार्ड में कोई भी ऐसी घटना होती है तो ये डेफिनेटली जो है ये हमारे जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है और इस पे सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे फौरन संज्ञान लेना चाहिए और इस पे जो लोग हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जो इस चीज को देखते हैं, उनको फौरन जो है उस पे उनको नोटिस में लेना चाहिए और उन पे आरोप तय ठीक है सही साहब, क्योंकि ये हमारी डायरेक्टली एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की नेग्लिजेंस है और ऐसी चीजें हो सकती हैं और अगर हो सकती हैं तो उस पे उनको बिल्कुल पूरी तरह उनको जवाबदेह होना चाहिए और उनको अकाउंटेबल होने के साथ साथ उनको कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए ताकि ये चीजें रिपीट ना हो। ये गलत था, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को कटघरे में खड़े करके सवाल करने चाहिए। इससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया करूं, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये विषय कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें देखिए डॉक्टर्स ही वो लोग हैं जो कि रोज हजारों लोग की जान बचाते हैं, उनको एक नया जीवन देते हैं और मुर्दा लोगों को जिंदा करने की ताकत भी डॉक्टर्स के पास होती है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को कोई नहीं नकार सकता, उनके प्रति उनकी जो क्रेडिबिलिटी है इस देश के अंदर इस सिस्टम में उनको कोई नहीं नकार सकता। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे इंस्टेंस होते हैं जहां पर सवाल खड़े करने ज़रूरी हो जाते हैं ताकि एक फॉलोअप बना रहे, एक चेक बना रहे और जो दोषी हैं, जो लापरवाह लोग हैं, उन पर उनको कटघरे में ज़रूर खड़ा किया जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एल के शर्मा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। सैयद साहब आपका शुक्रिया, बरकत रेहान जी आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर अर्चना धमन बजाज भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस तरह के जन सरोकार के विषय पर हर रोज़ हम लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।